स्टार्ट करें बेटे। तो हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस और सारे पोर्शंस कंप्लीट कर लिए हैं और इसका प्रॉब्लम भी हम लोग सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे ग्राफ प्रॉब्लम्स जो दिए रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होगा, उस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ, राइट। तो जैसे ये कर्व हो गया, तो इस कर्व से हमें इंफॉर्मेशन क्या, जैसे आपसे पूछता है व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का ये कर्व दिया हुआ है, राइट। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्पीड जो डिफाइन होता है, स्पीड को जो डिफाइन करते हैं हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, कर्व के स्लोप से, कर्व के स्लोप से। और एंगल को कहां से मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसका tan थीटा जो होता है स्लोप, हम लोग स्पीड को किससे डिफाइन कर रहे हैं, m फॉर स्लोप, m फॉर स्लोप। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो ध्यान से देखने का है, जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट का कर्व दिया हुआ ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका की कर्व हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है। अब आपसे पूछता है कि किसका स्पीड ज्यादा है, किसका स्पीड, ए का स्पीड ज्यादा है कि बी का स्पीड ज्यादा है। तो ध्यान से देखने का है कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड भी ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड भी ज्यादा होगा, स्लोप जिसका कम होगा स्पीड भी कम होगा। स्लोप ज्यादा होने का मतलब tan थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, स्पीड भी ज्यादा होगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं, tan थीटा का वैल्यू थीटा से लेकर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री में इंक्रीज करता है, ग्राफ यही होता है ना, ये ग्राफ ये देखो 0 से 90 डिग्री के बीच में जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। इट मींस थीटा का वैल्यू यदि हम इंक्रीज करते हैं, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने से tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने से स्लोप इंक्रीज करेगा, स्लोप इंक्रीज करने से स्पीड इंक्रीज करेगा। ये रिलेशन को ध्यान से समझना है। व्हाट आई एम सेइंग, यदि थीटा एंगल, अब यहाँ पर मान लो ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 60 डिग्री दूसरे ऑब्जेक्ट का, तो tan 30 कितना हो जाएगा अपना, tan 30 का वैल्यू याद है, यदि नहीं याद है तो हाउ, sin 30 याद है 1/2, cos 30 याद है √3/2, दोनों को डिवाइड कर दो, 2 कर गया 1/√3 आ गया tan 30 का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से tan 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3। आप देखो tan 60 का वैल्यू ज्यादा है tan 30 से, थीटा वैल्यू इंक्रीज करने से वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने से वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ से भी हम देखते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री ये कर्व शो कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा यानी थीटा का वैल्यू ज्यादा होने से क्या देख रहे हैं, tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है, और tan थीटा इंक्रीज करने से स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ने से स्पीड बढ़ेगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ए और बी में किसका स्पीड ज्यादा है, तो जिसका थीटा ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट बी का एंगल 60 डिग्री है, इसका एंगल ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा होने का मतलब स्पीड ज्यादा, यानी ऑब्जेक्ट ए का स्पीड जो होगा वो ऑब्जेक्ट बी से ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट बी से ज्यादा होगा। तो फाइनल कंक्लूजन में हम क्या समझ रहे हैं कि यदि थीटा का एंगल इंक्रीज कर रहा है, इट मींस tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज किया, tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने से स्लोप इंक्रीज किया, स्लोप इंक्रीज करने से स्पीड बढ़ेगा। यानी यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपसे पूछता है कि स्पीड का वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, स्लोप कैलकुलेट कर लोगे। ध्यान देने की बात है, अब यहाँ पर ये एक चीज और ध्यान देना है कि ये देखिए आपका स्लोप किस डायरेक्शन मेजर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। 0 से 90 डिग्री के बीच में हम जाते हैं तो क्या देख रहे हैं, tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अच्छा 90 डिग्री से ज्यादा यदि हो जाए, 90 डिग्री से ज्यादा होने पर आप देखो ध्यान से कर्व किस तरह का आता है, ये इस तरह से
निगेटिव, यानी tan 120 हो गया, tan 150 हो गया, तो बात आप क्या देख रहे हो, ये निगेटिव वाई डायरेक्शन है ना, तो इट मीन स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव होने का मतलब स्पीड भी निगेटिव, स्लोप निगेटिव होने का मतलब स्पीड भी निगेटिव, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या होगा, स्पीड पॉजिटिव, 0 से 90 डिग्री के बीच में स्पीड पॉजिटिव, और 90 से जैसे ही क्रॉस करेंगे, 90 से 180 के बीच में हम जाएंगे तो स्पीड क्या आ रहा, डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। ये देखो tan 120 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, 180 डिग्री, उस ड्यूरेशन में स्लोप क्या होगा, अब नेगेटिव। जैसे यहां पर ये मान लो ऑब्जेक्ट हो गया सी, अब इसका एंगल देखिए आप 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो इसका स्पीड क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव वैल्यू होगा, स्लोप निगेटिव होगा इस केस में, तो स्पीड भी नेगेटिव होगा। तो स्पीड पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या हो गया, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होने पर निगेटिव हो जा रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा होने पर निगेटिव हो रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद जैसे प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट। जैसे कर्व दिया हुआ है, मान लो लाइक दैट, O A B C, O A B C, ठीक है। इसको टाइम को 10 रख लें, ये 20, ये 10, और यहाँ पर ये वैल्यू 40 रख लें फॉर एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ड्यूरिंग ओ ए के बीच में स्पीड क्या होगा, फिर दूसरा ए बी के ड्यूरेशन में स्पीड क्या होगा, और थर्ड पूछ रहा है बी सी के ड्यूरेशन में स्पीड क्या होगा। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कर्व के स्लोप से। कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, स्पीड का वैल्यू देगा, कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, स्पीड का वैल्यू देगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां तो एंगल कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि OA के बीच में मुझे स्पीड निकालना होगा, यदि OA कर्व इस ड्यूरेशन में स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या, यही ना थीटा है, यही थीटा है, तो स्पीड बराबर क्या हो गया, tan थीटा। अब ये tan थीटा कैसे कैलकुलेट करें, ट्रायंगल कंसीडर OAM। अब इसमें परपेंडिकुलर ये मालूम है, AM हो गया, AM डिवाइडेड बाई OM, AM का वैल्यू 10 है और OM का वैल्यू भी 10 है, 1 आ गया। तो स्पीड क्या हो गया आपका ड्यूरिंग OA 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, राइट बेटे, 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, समझ में आया। तो OA के ड्यूरेशन में स्पीड कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड। AB का स्लोप क्या है, थीटा क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, थीटा इक्वल टू 0, कोई भी लाइन ये एक्स एक्सिस है अब इसके पैरेलल, ये क्या है हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री एंगल 0 ही बनाएगा। तो थीटा 0 होने का मतलब tan 0। तो ड्यूरिंग AB में व्हाट इज द स्पीड, स्लोप क्या है, 0 है, तो स्पीड 0 हो जाएगा। तो OB ड्यूरेशन में स्पीड का वैल्यू क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से BC के लिए क्या करना पाए, ये ट्रायंगल ड्रॉ किए, ये मान लो दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 20 30 30, ये भी मान लो 40 फॉर एग्जांपल दिया हुआ, तो यहां पे ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 10, ये 40, ये 30। उसी तरह से इसका ये विड्थ कितना हो गया, 40 माइनस 20,
tan थीटा इक्वल टू 30/20, 3/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो कर्व दिया रहेगा, यदि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उससे हमें स्पीड कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, तो मुझे क्या निकालना होता है? स्लोप निकालना। क्या निकालना रहता है? स्लोप निकालना रहता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट देखें प्रॉब्लम सेकेंड नंबर। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, राइट। अब इसमें ए बी सी, राइट बेटे। अब यहां पर ओ ए बी सी दे दिए, यहां डी, ये ई दे दिया, ये 10 रख लिए, ये भी 10 रख लिए, ये भी 10 रख लिए, इसको 20 रख लिए। अब आपसे पूछ रहा है यहां, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ड्यूरिंग ओडी, डीई एंड ईसी। ओडी के ड्यूरेशन में, डीई के ड्यूरेशन में और ईसी के ड्यूरेशन में हमें स्पीड निकालना है। करना क्या होगा? तीनों कर्व का स्लोप निकालना होगा। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ड्यूरिंग ओडी, दूसरा डीई और थर्ड पूछ रहा है ईसी। तो क्या करना पड़ेगा? तीनों कर्व का ओडी का स्लोप निकालेंगे, वो स्पीड दे देगा। डीई का स्लोप निकालेंगे, वो स्पीड दे देगा। ईसी का स्लोप निकालेंगे, स्पीड दे देगा। तो स्लोप कितना हो जाएगा? ओडी का स्लोप कितना हो गया? स्लोप ऑफ द कर्व ओडी, एम का वैल्यू कितना हो गया? tan थीटा, थीटा यही है। अब ये देखो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ? 20, ये 10 दिया हुआ है, तो 20/10 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। डी कर्व क्या देख रहे हैं? जहां भी कर्व हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होगा, जीरो वेलोसिटी, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो स्लोप ड्यूरिंग स्पीड ड्यूरिंग डीई, डी ड्यूरेशन में स्पीड कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरा फिर ईसी। अच्छा, ईसी के लिए कैसे कर? अच्छा, दूसरे तरीके से और कैसे निकाल सकते हैं स्लोप? यहां पर कर्व इनफॉर्म है, कर्व इनफॉर्म है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते थे। वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस से भी निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पे ये वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया कोऑर्डिनेट? देखो एक्स एक्सिस 10 है, तो 10,20 लिख सकते थे। तो यहाँ पे ये जो 2 मीटर पर सेकेंड आया है, इसको और कैसे कैलकुलेट कर सकते थे स्लोप निकालने के लिए? वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ टाइम है तो t2 माइनस t1 हो जाएगा, क्योंकि कर्व इनफॉर्म है। इनफॉर्म कर्व में हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो देखें तो y2 कितना है? y2 यहाँ देखो 20 दिया हुआ है, 20, यहाँ पर क्या है? 0,0, x1 y1 0,0 हो गया। तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई t2, टाइम कितना है? 10, और यहाँ टाइम 0। देखो वैल्यू दोनों सेम आए, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरह से यहां भी देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? ये 10, इसको 20 कर लेना, 20 और इसको 30 इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर एक्स एक्सिस कितना है? 20 और वाई एक्सिस भी 20, वाई के वैल्यू 20 और यहां से बी ओ, यहां से ये कोऑर्डिनेट कितना है? 20 पर है। उसी तरह से ये कोऑर्डिनेट कितना पर है? वाई यहाँ 0 है, टाइम लेकिन दिया हुआ 30,0। तो इस कर्व का अब क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्लोप निकालने के लिए तीसरे कर्व के लिए, कर्व ईसी के लिए स्लोप का वैल्यू क्या हो गया?
y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। y2 कितना है, फाइनल पोजीशन तो यहां है, y2 0, ये 0, 0 माइनस y1 20 डिवाइडेड बाई, अब चलो x1 यानी t2, ये फाइनल पोजीशन है t2 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, व्हाट यू आर गेटिंग 20 डिवाइडेड बाई 10, ये देखो माइनस। यानी आप ध्यान से भी देखोगे तो इस कर्व का स्लोप आप देखिए यहां से 90 डिग्री से ज्यादा है, स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है तो यहां से जस्टिफाई हो रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो जब स्लोप का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू आपका 90 डिग्री से ऊपर एंगल जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, स्लोप निगेटिव होगा तो स्पीड भी निगेटिव होगा, स्पीड भी निगेटिव होगा, इस चीज को ध्यान देना है। अच्छा, अब ये स्लोप वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ, वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको ग्राफ से, इस कर्व ये दिया हुआ आपसे कहता है फाइंड दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेम प्रॉब्लम, आपने सारे कैलकुलेशन किया, इसके अब ये जो वैल्यू आया उसको ग्राफ में से शो करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली ग्राफ को जैसे ये, इसी से आपको दिया रहा ऑब्जेक्टिव जो होगा नेट में दिया रहेगा कि ABCD कौन सा चॉइस कर्व सही है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डाटा सारा इसी तरह से कैलकुलेट करना होगा और आपसे कहेगा कि कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ सही है। तो ध्यान देने का मतलब क्या है, देखो OD के ड्यूरेशन में कितना वैल्यू आया है 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहले जैसे जैसे कर्व दिया था टाइम तो वही है OA B और C, इसी तरह का हो गया। तो OA ड्यूरेशन में मेरा स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, तो ये देखो यहां से ड्रॉ किए आगे, ये 2 मीटर ले लिए। और उसके बाद क्या है, D के ड्यूरेशन में स्पीड क्या हो गया है 0, यानी कहना मतलब AB के ड्यूरेशन में स्पीड 0। तो यहां से अब क्या होगा, ये तो 2 मीटर है, नीचे आना पड़ेगा डॉटेड लाइन, ये देखो ये 0 हो गया क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं, कितना आया BEC -2, यानी फिर नीचे आना पड़ेगा इस तरह से। तो ये जो ये कर्व जो दिया रहेगा इस तरह का कर्व, उसको करेक्ट मारेंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये क्वेश्चन निकालिए और आपका ये ऑब्जेक्टिव में कर्व दिया रहेगा वेलोसिटी टाइम व्हिच कर्व इज करेक्ट। तो इस तरह से हम ड्रॉ करके उसको करेक्ट ऑप्शन को टिक मार्क करेंगे। ठीक है बेटे, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी का जो आपका जो लेक्चर चल रहा है, इसको बच्चे हैं यहीं पर ज्यादा समझने की जरूरत है। ये चैप्टर जितने स्ट्रॉन्ग होगा ना आगे उतनी आसानी होगी। इसको यानी स्पीड में भी हम लोग धीरे स्लो मोशन में भागेंगे, क्योंकि शुरू में भागेंगे आगे सारे गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे चीज आप लोग के लिए नया है, 10th में ये सब पढ़ने नहीं थे, सारे चीज अब नया है, डिफरेंट है। क्लियर है, आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखें थर्ड। तो अभी तक दोनों प्रॉब्लम में हम लोग क्या देखे कि कर्व मेरा इनफॉर्म था। कर्व क्या था, मोशन किस टाइप का था, इनफॉर्म मोशन। यदि मोशन नॉन इनफॉर्म हो तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी कर्व जो होगा नॉन इनफॉर्म टाइप इस तरह से ST। यदि मोशन मेरा नॉन इनफॉर्म हो तो कर्व क्या होगा, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। किसी तरह का कर्व हो सकता है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, राइट। कोई इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, तो उस सच टाइप ऑफ मोशन उसको हम लोग नॉन इनफॉर्म मोशन करते हैं। जब इस तरह का दिया रहेगा तब हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे बताएंगे कि स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ठीक है, स्पीड के लिए तो ये तो कंफर्म हो गया भाई, स्लोप निकालना पड़ेगा। और नॉन इनफॉर्म कर्व के लिए हम लोग भी जानते हैं कि स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। किसी पॉइंट पे पूछेगा स्लोप निकालिए, व्हाट यू आर डूइंग, ड्रॉ द टेंजेंट। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर
पॉइंट ए और बी। अब ए और बी पर मुझे स्लोप निकालना होगा तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये ठीक है। ये अब ये जो एंगल बनाएगा ये tan थीटा, व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ tan थीटा, वही क्या देगा, पॉइंट ए पर स्लोप दे देगा। उसी तरह से बी पर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां भी टेंजेंट हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा और ये जो एंगल होगा वही tan थीटा का जो वैल्यू देगा वही स्पीड देगा एट द पॉइंट बी। आप जैसे जैसे देखो ऊपर बढ़ते जा रहे हो, देखो ध्यान, अब इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर आप ये हो गया। आप क्या ध्यान दे रहे हो, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है। थीटा का वैल्यू, ये यदि थीटा 1 ले, थीटा 2 ले, ये थीटा 3 ले तो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। और थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब स्पीड बढ़ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां पर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ भाग जा रहे हैं स्पीड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। स्पीड का वैल्यू, यदि आपसे पूछे कि स्पीड एट ए, स्पीड एट बी, स्पीड एट सी, आपको अरेंज करने के लिए कहे कि यानी अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम क्या देख रहे हैं कि सी का स्पीड सबसे ज्यादा, बी का, उसके बाद ए का। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा तो हमें क्या करना पड़ता है, जिस पॉइंट पर निकालना होता है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एंगल देखेंगे। और ये ध्यान देने की बात है, ये एंगल थीटा यदि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा तो क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव होने मतलब स्पीड बढ़ रहा है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, स्पीड बढ़ रहा है, राइट। क्योंकि यहां स्पीड चेंज कर रहा है ना हर जगह पर। पहले क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था, स्पीड कांस्टेंट था। पहले क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो दिया जाता था ये यूनिफॉर्म मोशन था। यहां पर क्या था, स्पीड कांस्टेंट था। स्पीड कांस्टेंट, जो भी वैल्यू आता है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर थीटा का वैल्यू चेंज कर रहा है। एवरी पॉइंट पर क्या है, यहाँ स्पीड का वैल्यू अलग रहेगा, यहाँ अलग रहेगा, यहाँ अलग, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट नहीं है। इस केस में स्लोप कांस्टेंट था, किसी पॉइंट पे, यहाँ पे निकालिए, यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, एवरीवेयर स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट होगा तो स्पीड भी कांस्टेंट होगा। बट इन दिस केस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है। हर पॉइंट पे स्लोप अलग होने का मतलब स्पीड चेंज होगा। स्पीड चेंज होने से क्या होगा, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, जब स्पीड 1 सेकेंड में कितना स्पीड चेंज कर रहा है, तो यहाँ तो स्पीड चेंज ही नहीं कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में 0 होता है। यहाँ स्पीड चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डिफाइंड होगा। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी यदि v का वैल्यू, यदि ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट s का वैल्यू इस तरह के कर्व में यदि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा पॉजिटिव। यदि आपका वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। अंडरस्टूड बेटे, समझ में आ रहा है। क्या हमने किए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग होगा कर्व के। तो कैसे डिफाइन करते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एंगल देखेंगे किसका एंगल ज्यादा है कम है। जिसका एंगल ज्यादा होगा, यदि एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा तो क्या होगा, स्पीड पॉजिटिव होगा। स्पीड पॉजिटिव होगा। 90 डिग्री से क्रॉस करेगा तो स्पीड निगेटिव होगा। अंडरस्टूड। तो जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री पर होने पर स्पीड पॉजिटिव, स्पीड पॉजिटिव। स्पीड पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव जब एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में जाएगा। उसी तरह से यदि थीटा का वैल्यू आपका 90 डिग्री से इंक्रीज कर गया तो क्या होगा, स्पीड नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव, तो स्पीड नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है।
वेलोसिटी डिक्रीज करने मतलब डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या देखे बेटे कि आपका स्लोप पर डिपेंड यानी थीटा के एंगल पर डिपेंड करता है। यदि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री रहा, हम क्या देख रहे हैं 0 से 90 में tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव होने से क्या हो गया, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होने से स्पीड पॉजिटिव, स्पीड पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, स्पीड इंक्रीज करने का मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है, पॉजिटिव साइन। यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्पीड स्लोप निगेटिव होगा, स्पीड निगेटिव, स्पीड निगेटिव कहने का मतलब क्या होगा, स्पीड का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करने का मतलब व्हाट यू कैन से एक्सीलरेशन निगेटिव होगा, एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। तो ध्यान से ये हो गया जब कर्व इस तरह से रहे। और इसको हम लोग थोड़ा सा एक चीज और यहां बताना चाह रहा हूं, यदि कर्व यानी लाइक दैट इस तरह से रहे, कॉन्केव यदि ऊपर, ये देखो ऊपर है ना, यदि कॉन्केव वाला कर्व, ये कॉन्केव टाइप से कर्व है, ठीक है, गोला जो है बॉल कटोरा जैसा समझो, यदि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, हम क्या कंक्लूजन देख रहे हैं, यदि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा तो स्पीड भी पॉजिटिव होगा, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि कर्व का यानी गड्ढा वाला फेस, कर्व फेस, कॉन्केव फेस या है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, स्पीड पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, स्पीड भी पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। ये सबसे इसका यानी आसानी से इसको सब याद रखना है। प्रॉब्लम को आप क्या इसमें थीटा मेजर करना वो सब ध्यान ही नहीं देना, थीटा क्या है क्या नहीं उसे कोई लेना देना, शॉर्टकट ट्रिक। ये क्या हो गया, शॉर्टकट ट्रिक हो गया इसी पूरे एनालिसिस का। पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद देन शॉर्टकट ट्रिक पे आना है, क्योंकि नीट में आपका टाइम कम रहता है। तो शॉर्टकट ट्रिक, जब कर्व का कॉन्केव कर्व जो है अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, स्पीड भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहां हम लोग देख चुके हैं। अब इस तरह का कर्व रहे तब यहां पर देखें, अब इस केस में जैसे कर्व इस तरह से, अब यहां पर हमें स्पीड निकालना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ, जैसे पॉइंट ए बी सी, क्या करना होगा, ए बी पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किए, ये एंगल जो भी आया, फिर ये देखो एंगल फिर ड्रॉ किए, ये जो है स्लोप देगा, इस पॉइंट पर जाएंगे। हम क्या देख रहे हैं, थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ये देखो थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। थीटा का वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा, स्लोप डिक्रीज करेगा, स्लोप डिक्रीज करने का मतलब स्पीड क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, जैसे ये थीटा 1 ले लिए, थीटा 2 ले लिए, थीटा 3 ले लिए, तो थीटा 3, थीटा 1 सबसे बड़ा, देन थीटा 2, देन थीटा 3, राइट। और इट मींस यही हो गया स्लोप का भी, tan थीटा 1 लेस देन tan थीटा 2 लेस देन tan थीटा 3। तो स्पीड हम क्या देख रहे हैं, इस टर्म में हम देखें तो पॉइंट ए पर स्पीड सबसे ज्यादा, देन उसके बाद पॉइंट बी पर, एक मिनट सॉरी गलती, कुछ उल्टा हो रहा, तो ये यहाँ उल्टा लिखे है ना, ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना, थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना, यानी थीटा 1 सबसे ज्यादा, तब थीटा 2, तब थीटा 3, इसी के अकॉर्डिंग स्लोप का भी वैल्यू बढ़ जाएगा, tan थीटा 2, tan थीटा 3, राइट, क्लियर है। और उसी के अकॉर्डिंग स्पीड का वैल्यू क्या होगा, ए पर सबसे ज्यादा, तब उसके बाद बी पे आ जाएगा स्पीड, देन
सी पॉइंट पर। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है। स्पीड डिक्रीज करने का मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा। तो जब कर्व शॉर्टकट ट्रिक क्या टाइप ऑफ रहा है, यदि कर्व इस तरह से रहे यानी कॉन्केव सरफेस डाउनवर्ड में रहे, कॉन्केव सरफेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड भी निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा। शॉर्टकट ट्रिक यहां क्या होगा, स्पीड भी निगेटिव होगा और एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा। स्पीड भी निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा। दीज टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये देखते ही तुरंत हम बता देंगे कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। यदि कॉन्केव यानी कॉन्केव सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, स्पीड पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। इस केस में स्पीड निगेटिव, एक्सेलरेशन भी निगेटिव। ठीक है बेटे, तो इसको इतना पार्ट को ध्यान से इसको समझ लो, क्योंकि एक बार में सारा देंगे सारा हौच-पौच हो जाएगा। तो वन बाय वन धीरे-धीरे आप लोग को इसको अंडरस्टैंड करना है। आज यहीं पर रहने देते हैं हम लोग, ठीक है।